हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। डेली करंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे 9 और 10 तारीख को जो टॉपिक 11 से 12 टॉपिक जो चर्चा में रहे उनको हम यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। पर्पज़ हमारे यहाँ पे यही है कि हम करंट अफेयर्स के सारा डिस्कशन करें ही, वो हर एक फॉर्मेट में होना चाहिए, स्टेटमेंट वाइज होने चाहिए, वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं वो होने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट के भी होने चाहिए, इकोनॉमी के, पॉलिटी के, जो भी डायनेमिक्स आते हैं, हिस्ट्री के, वो भी क्वेश्चंस होने चाहिए। सारे सोर्सेस हम यहाँ पे कवर करते हैं टॉपिक को और उसका स्टैटिक एनालिसिस भी यहाँ पर करते हैं। तो चलिए रिसेंट में जो पहला टॉपिक है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। पहला टॉपिक है रायसेन किले के बारे में कि विद द रेफरेंस ऑफ रायसेन फोर्ट। क्यों यहाँ पे न्यूज में है कि रायसेन का जो फोर्ट है, रायसेन है कहाँ पे, ये तो आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में है। तो रायसेन का जो फोर्ट, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे रायसेन फोर्ट के बारे में। रायसेन फोर्ट के बारे में प्रश्न ये है कि रायसेन फोर्ट को लेके जो अलग अलग स्टेटमेंट्स उनके बारे में आपको बताना है। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे कुछ अभी सोशल मीडिया में इस तरह के वीडियो वायरल हो गए थे। खासतौर पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये इसको कंजर्व करता है, मतलब इसका प्रोटेक्शन प्रदान करता है, हिस्टोरिकल साइट है, तो इस वजह से न्यूज़ में आ गया। अब अगर हम बात करें तो रायसेन जो फोर्ट है उसमें मांडू के सुल्तान का भी शासक हुआ करता था और अकबर ने जब शासन किया तो भी उसका भी जो टेन्योर है उसका भी शासन है यहाँ पर था। ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। जो बाद में जो भोपाल के नवाब है मोहम्मद खान, उन्होंने भी इसमें रूल किया। ठीक, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा इसकी लोकेशन, तो लोकेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश के कहाँ पे, रायसेन में देखने को मिलेगी और रायसेन में ही आपको सांची का स्तूप भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है ना। फिर आपको भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, भरहुत स्तूप आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा और जो किलों का राजा है, अगर हम बात करें तो जिसे ग्वालियर का फोर्ट बोला जाता है, वह भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ये तो कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट साइट्स हैं मध्य प्रदेश की। अब इस किले के बारे में पार्टिकुलरली आप बात करोगे ना तो यहाँ पे बादल महल नाम का किला है, इसके बाद रोहिणी महल, हवा महल, ये सब नाम के किले हैं। भगवान शिव का भी मंदिर है यहाँ पे और यहाँ पर आप देखो दरगाह भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, कब बनाया गया था, किसके टाइम पर यहाँ पर मतलब कि जो अकबर था इसके उसके टाइम पर यहाँ पे कंट्रोल था, किसके टाइम पे कंट्रोल हुआ करता था, तो इस तरह कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे इट वाज बिल्ड इन 11th सेंचुरी ऑन सैंडस्टोन हिल, 11वीं शताब्दी में से बलुआ पत्थर पर इसे बनाया गया था, बलुआ पहाड़ी पर। दूसरा इट वाज वंस सरकार, सरकार क्या हुआ करता था, प्रांत के अंतर्गत एक रूल, प्रांत जैसे होते थे ना, जैसे केंद्र हुआ फिर उसके बाद प्रांत हुआ, तो सरकार हुआ करती थी, एक यूनिट हुआ करती थी सरकार। तो सरकार एक यूनिट थी जो मुगल साम्राज्य की थी, अकबर के अंतर्गत यहाँ पर उसका मुख्यालय था, कहाँ पे, रायसेन फोर्ट में। तीसरा द फोर्ट कंटेन बोथ टेम्पल एंड लॉर्ड शिवा एंड श्राइन ऑफ मुस्लिम संत। तो मुस्लिम जो संत हैं, पीर मोहम्मद, पीर फतेहुल्लाह शाह बाबा की दरगाह भी यहाँ पर है और अगर आप देखोगे तो हिंदू मुस्लिम का एक अनूठा संगम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पे आपको रॉक शेल्टर से शैल चित्र पुराने भी देखने को मिलते हैं, किस पे, स्टोन एज के। तो 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सही आंसर क्या आ जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा सी। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दी गई है कि रायसेन फोर्ट लोकेटेड नियर भोपाल, बिल्ड इन 11th सेंचुरी सैंडस्टोन। तो इसे कब 11th सेंचुरी में बनाया गया था। ठीक है ना, और अकबर का, ड्यूरिंग अकबर के टाइम पर अगर आप देखोगे इसने सरकार का हेडक्वार्टर किया। ठीक है ना, तो ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है। मतलब जो सरकार नाम की यूनिट हुआ करती थी, प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी, उसका हेडक्वार्टर था अकबर के टाइम पे। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पर। ठीक, दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक इसके बारे में, खर्ग आइलैंड के बारे में या खार्ग आइलैंड के बारे में। आपको पता है कि यूएस लगातार और इजराइल ईरान पर अटैक कर रहे हैं, तो बहुत सारी क्वेसम आइलैंड के बारे में हमने देखा था। अब खार्ग आइलैंड को देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर चर्चा ये होगी यूएस क्या कर सकता है, खार्ग जो आइलैंड है ना उस पर कब्जा कर सकता है। वो यहाँ पर प्रयास यहाँ पे यूएस का है। क्यों प्रयास है, क्योंकि अगर आप देखोगे ईरान की लोकेशन, अगर आप देखो, ये इंडिया अगर आपने देख लिया, ये यहाँ पे इस तरह से, ये यहाँ पे ईरान की लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक खर्ग आइलैंड अगर कब्जा कर लिया तो ईरान जो तेल बेचता है वह बेच नहीं पाएगा, निर्यात नहीं कर पाएगा, इस वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ में आपको देखने को मिलेगा जो खर्ग आइलैंड है इसकी लोकेशन, और एक तरह का लाइम स्टोन से बना हुआ ये द्वीप है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, किस देश के संबंध में पूछा जा सकता है। बाकी डिटेल जो क्वेश्चन है उसे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ईरान से 90% तेल का जो निर्यात होता है उसको संभालता है यहाँ पे। इट हैंडल नियरली 90% ऑफ ईरान ऑयल एक्सपोर्ट, ये यहाँ पे स्टेटमेंट बोला जाए। दूसरा
इट इज़ लाई इनटू द स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज मेजर ग्लोबल ऑयल रूट। तो अगर आप देखोगे तो ये लाई करता है कहाँ पे, स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज के, है ना। तो आपको मैंने आपको कई बार बताया, कई बार इस चीज़ को डिस्कशन किया, जो स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज है, जो ये वाला पूरा रीजन, उस पर हमने डिस्कशन किया। और एक अलग से मैंने इस वीडियो भी बनाया है जिसमें सारी वाटर बॉडी, सारी स्टेट्स को अलग से मैंने समझा रखा है। तो वहाँ से आप जाके सारी स्टेट को समझ ली, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बता भी दूंगा। लेकिन बाकी अलग अलग स्टेट है, मैगलन स्टेट है, या अगर हम बात करें मलक्का स्टेट है, बहुत सारी स्टेट्स हैं जो टॉपिक चर्चा में रही स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज के अलावा भी। तो उनको भी आपको यहाँ पे देखना है। कहाँ पे, वीडियो की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे यूपीएससी करके चैनल मिलेगा, मतलब कि यूपीएससी करके प्लेलिस्ट मिलेगी आपको मैपिंग की, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप इसका जो स्टेटमेंट है और एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे टू कड्डी है, सॉरी कहाँ गया, हाँ, अगर आप देखोगे टू कड्डी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो खर्ग आइलैंड अगर आप देखोगे लोकेटेड है कहाँ पे, नर्दर्न पर्शियन गल्फ में, 30 किलोमीटर है ईरानियन मेनलैंड से, ठीक है। और 90% कंट्री का ऑयल यहाँ पे ये करता है। और यहाँ पे आप देखोगे हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे बताया जा रहा है कि फारस की खाड़ी के नॉर्थ वाले पार्ट में है खर्ग आइलैंड, ये कोरल आइलैंड जो ईरान के मेनलैंड से 30 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो मैप में मैंने आपको कई बार दिखाया, जैसे ये इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप अगर आप देखो ये पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान ये हो जाता है ईरान, यहाँ पे हो जाता है, ठीक है ना, ये ईरान हो जाता है। और यहाँ पर आपको देखोगे फारस की खाड़ी देखने को मिलेगी, फारस की खाड़ी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और ये सऊदी अरेबिया है, यहाँ पर ओमान है, वहाँ पे फारस की खाड़ी, तो यहाँ पे इस आइलैंड की लोकेशन है। अब ये यहाँ पे आपको रेड सी देखने को मिलेगा, यहाँ पे फारस की खाड़ी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे बाब अलमंदेव जल संधि है, बाब अलमंदेव स्टेट है, यहाँ पे हॉर्मुज स्टेट है। तो ये दोनों जो लोकेशन है आपको यहाँ पे याद रखनी है इसके संबंध में, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका आई थिंक डी होगा, हमने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंट डिस्कवर इन इंडियन वाटर स्टेनोथोइलोरे बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब अभी क्या हुआ है ये यहाँ पे थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। न्यूज़ में क्या रहा है अगर आप देखोगे, न्यूज़ में अगर आप देखोगे तो अभी रिसेंट में क्या न्यूज़ रहा है, रिसेंट में बेरहामपुर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एक जो साइंटिस्ट का ग्रुप है उन्होंने एक एम्फीबियन को खोजा है, एम्फीबियन क्रस्टेशियन को खोजा, इसका नाम क्या रखा है, स्टेनोथोइलोरेई, इसको खोजा है। ये क्रस्टेशियन है ना। और अगर आप देखोगे तो इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। तो अब ये बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएगा यूपीएससी या कोई भी एग्जाम, खाली आप ये याद रखना ये क्या है, एम्फीपोड्स है ना, और एम्फीबियन है, उभयचर है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पे, एम्फीपोड्स के बारे में यहाँ पे देखा जाएगा। अब वही वाला जो टॉपिक है किसके बारे में, एम्फीपोड्स के बारे में, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसी के संबंध में कि एम्फीपोड्स होते क्या हैं। तो अगर यहाँ पे पूछा गया है, दे बिलोंग टू द क्लास ऑफ क्रस्टेशियन, ये क्रस्टेशियन वर्ग से संबंधित होते हैं, फैमिली संबंधित होते हैं। दूसरा, दे आर फाउंड ओनली इन मरीन इकोसिस्टम, क्रस्टेशियन क्या केवल मरीन इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। तीसरा, दे लेग्स स्ट्रक्चर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो इनका जो पैर की संरचना होती है अलग अलग टाइप की होती है ना, समान नहीं होते सारे पैर। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखनी है इसके संबंध में, एम्फीबियन के संबंध में, ठीक है। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अगर आप देखोगे तो सही आंसर हो जाएगा एक, क्योंकि अगर आप देखोगे केवल समुद्री परिस्थिति तंत्र नहीं बल्कि जो भी समुद्र है या मीठे पानी वाला है या कि अलग अलग जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है या स्थलीय आवास में भी ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डिफरेंट फूड सिस्टम होती है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो जब ऐसा स्टेटमेंट आए कि देखिए केवल मरीन में पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन किसके बारे में, यहाँ पे खैबर जो मिसाइल है उसके बारे में। तो ईरान का जो इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स है IRGC, उसने दावा किया कि जो खैबर सेकंड मिसाइल है उसको उपयोग करके उन्होंने इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू उनके कार्यालय को निशाना बनाया है, ठीक है। तो ये इजराइल का एक मिसाइल, ईरान का मिसाइल है। कल हमने एक US का जो मिसाइल है उसको यहाँ पे डिस्कस किया था, है ना। आज हम यहाँ पर देखेंगे ईरान की एक मिसाइल है, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे जान लेंगे, जिसकी जो रेंज है 1450 किलोमीटर मानी जा रही है यहाँ पे, इसकी रेंज इतनी ज़्यादा है, ठीक है ना। दूसरा अगर आप देखोगे तो किसका संबंधित है, तो आपने देख लिया ईरान का है, ठीक। अब ये किस तरह के फ्यूल में वर्क करता है, तो सॉलिड फ्यूल में वर्क करता है। वही स्टेटमेंट पहला है कि ईरान द्वारा विकसित एक ठोस इंजन बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मतलब क्या होता है कि इस तरह का ग्रेविटेशनल पाथ को प्रीफर करता है और ग्रेविटी की मदद से बहुत दूर तक ये ट्रैवल कर लेता है। दूसरा, ये खौरमेशर जो मिसाइल सिस्टम ईरान ने डेवलप किया उसका हिस्सा है, ये बात भी यहाँ पे करेक्ट आई थिंक है। और तीसरा जो स्टेटमेंट है किसके बारे में है, तीसरा जो स्टेटमेंट है कि जो इसकी मारक क्षमता 1450 है। तो मैंने आपको बताया कि इसकी मारक क्षमता 1450 किलोमीटर, मोबाइल लॉन्चर कहीं से भी इसको आसानी से लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। और 15 मिनट में ये तैयार हो जाता है लॉन्चिंग के लिए। तो 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत डिटेलिंग में नहीं जाएंगे दूसरे क्योंकि दूसरा है ना, दूसरे देश का मिसाइल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में, वाइट फास्फोरस के बारे में, कि हाल में ह्यूमन राइट्स जो वॉच है उसने आरोप लगाया जो इजराइल है, इजराइल ने साउथ लेबनान के एक हैबिटेट एरिया में वाइट फास्फोरस को अवैध रूप से उपयोग किया है, इलीगल रूप से इसको यूज किया वाइट फास्फोरस को। और वाइट फास्फोरस जो है 30 डिग्री से जो अधिक जब टेम्परेचर होता है तापमान पर हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता है, और ये तब तक जलता रहता है जब तक पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं हो जाता, ठीक है ना। हालांकि इसके यूज़ को मना किया गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर आरोप लगा है किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर, ठीक है ना, कि ल्यूमिनेशन के रूप में या स्मोक स्क्रीन के रूप में ग्रेनेड में इसने इसका यूज किया है। ह्यूमन हेल्थ पर बहुत निगेटिव इम्पैक्ट करता है, इस वजह से यहाँ पे हमें थोड़ा सा जानना समझना था। स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपको समझने हैं कि इट इग्नाइट स्पॉन्टेशनली वेन एक्सपोज टू एयर टेम्परेचर अबव 30 डिग्री, 30 डिग्री से तापमान ज़्यादा पर ये जल जाता है, धुआं उठ जाता है, इसका ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका उपयोग स्मोक करने में किया जाता है, पूरे एरिया में धुआं फैलाने में किया जाता है, और इसके संपर्क से गंभीर जलन पैदा हो सकती है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे बोला जा रहा है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। जो व्हाइट फास्फोरस है मोम जैसे केमिकल क्या होता है, पदार्थ होता है, 30 डिग्री जैसे आता है टेम्परेचर तो पिघल के जलने लगता है, और इसका उपयोग सेनाओं द्वारा धुआं करने में अगर हम देखेंगे या आग लगाने वाले हथियारों में किया जाता है, ठीक है ना। इससे बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इसके बारे में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ह्यूमन मेटाप्यूनो वायरस के बारे में है। हाल ही में ह्यूमन मेटाप्यूनो वायरस अमेरिका के जो वेस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में तेज़ी से फैल रहा है, इस वजह से यहाँ पे चर्चा देखने को मिल रही है। और ये किस तरह का वायरस है, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है या श्वसन तंत्र जो हमारा होता है उसको निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, सर्दी जुकाम के लक्षण यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये किस तरह की ह्यूमन मेटाप्यूनो वायरस HMPV, इसको क्या बोला जाए, HMPV वायरस यहाँ पे बोला जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को यहाँ पे क्या कहते हैं, इंगेज करता है। हाथ मिलाने से, खांसने छींकने से हवा में फैल जाता है, ठीक है। खांसी, बुखार, नाक बंद, ये सारे इसके लक्षण यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और कभी कभी ये ब्रोंकाइटिस और निमोनिया का भी कारण बन जाता है छोटे बच्चों, बुजुर्गों में, और खासतौर पर ऐसे लोगों में जो इनका इम्यून सिस्टम यहाँ पे खराब हो जाता है, उनको यहाँ पे ये डैमेज करता है, ठीक है। तो ये किस तरह का वायरस है यहाँ पर ये बोला जा रहा है, तो ये एक तरह का पिनोविराइड जो फैमिली उसका वायरस है ना, ये एक फैमिली है वायरस की, है ना, उससे संबंधित है, जो क्या करती है, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होती है उसको डैमेज करती है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक किसके बारे में, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के बारे में। क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि अगर आप बात करेंगे कि हाल में जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है उसके टीम कल्कि ने देशव्यापी स्तर पर जो ड्रग का जो ट्रैफिक सिस्टम था उसको, उसका नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, ठीक। अब ये जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB है उसको बनाया गया था 14 नवंबर 1985 को बनाया गया था। तभी एक अधिनियम लाया गया था, इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। ये क्या करता है, केंद्र और राज्य सरकार की जो एजेंसी है उनके बीच कम्युनिकेशन बिल्डअप करता है, और ड्रग कानून को भी इम्प्लीमेंट करता है, जिससे ड्रग की जो अवैध तस्करी है वो ना हो सके, नशीले पदार्थ में ड्रग का उपयोग ना हो सके, है ना। और एक अभी मूवी भी आई थी इमरान हाशमी की, एक कोई तस्करी करके, तो उसमें भी ये दिखाया गया किस तरह से, हालांकि वो कस्टम्स के लिए है, लेकिन हाँ कुछ इस तरह का मिलता जुलता काम यहाँ पे वो करते। कस्टम्स वाले जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के माध्यम से गोल्ड वगैरह का जो यहाँ पे इलीगल आता है उसको यहाँ पे हैंडल करते हैं। तो वहीं अगर आप देखोगे नारकोटिक्स जो ड्रग्स वाले एलिमेंट है उसको यहाँ पे हैंडल करते हैं। अब ये अगर आप देखोगे तो कई सारी इंटरनेशनल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे UN ऑफिस ऑन ड्रग्स है, उससे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इंटरपोल से कोऑर्डिनेट करते हैं, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन से। तो अलग अलग इनके जोनल ऑफिस भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो इसमें स्टेटमेंट्स यहाँ पे कि इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट 1805, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। साइकोट्रोपिक जो एक्ट बना था 85 में, इस पे इसके अंतर्गत इसको स्टैब्लिश किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। तीसरा, इट कोऑर्डिनेट करता है ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट को एमंग वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज, तो राज्य और केंद्रीय एजेंसी के बीच में क्या करता है, इसको मादक पदार्थों को समन्वय करता है, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में, भारत नेट के बारे में। भारत नेट के माध्यम से अगर आप देखो, भारत ने 2.5 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर और 5G जो सर्विसेज है उनको यहाँ पे भारत ने पहुंचाया है, इस वजह से यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। अब भारत जो नेट है ना उसको कई फेज में लागू किया। फेज 1 जब लागू किया गया था 2017 में पूरा हो गया था। पर्पज यहाँ पे ये था कि 1 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ेंगे। फेज 2 में 1.5 लाख को टारगेट रखेगा। फेज 3 अभी चल रहा है, जिसमें 5G इंटरनेट, फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का प्रयास यहाँ पर है। और डिजिटल जो भारत निधि है उससे इसको फंड किया जा रहा है, USOF के माध्यम से, यूनिवर्सल जो सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, उसके माध्यम से इसको फंड यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखनी है किसके बारे में, भारत नेट के बारे में, ठीक है।
अब चलिए स्टेटमेंट यहाँ पे बन सकते हैं कि इसका उद्देश्य भारत के सभी ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लाना है। ये करेक्ट है यहाँ पे। इट इम्प्लीमेंटेड बाई भारत, जो BBNL है इसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और डिजिटल जो भारत निधि उसके माध्यम से इसकी फंडिंग की जा रही है। इन तीनों में से तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट के टॉपिक किसकी तरफ बढ़ेंगे, अस्मिता योजना की तरफ बढ़ेंगे। अस्मिता योजना के बारे में यहाँ पे क्या न्यूज़ है अगर आप देखोगे तो हाल में जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है उसके राज्य मंत्री ने अस्मिता पहल के तहत पूरे देश में 250 से ज़्यादा एथलीट लीग की शुरुआत की है। अब इसको शुरू किया गया था 2021 में। अब भारत खेलो इंडिया प्रोग्राम भारत में चलता है ना, इसका पर्पज़ क्या है, इसमें जो अस्मिता है उसका पर्पज़ ये है कि महिलाओं को खेल में बढ़ावा देना, जो लीग्स होती हैं या नए टैलेंट्स इनको रिकॉग्नाइज करना और भारत में खेल के लिए नए नए अवसर प्रदान करना, यहाँ पे इसका पर्पज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, प्रमोट करना वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। खेलों महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, बी ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रोब 3 के बारे में यहाँ पे है, द प्रोब 3 मिशन का क्या पर्पज है और किसका है, तो किसका, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, प्रोब 3 से कहा जाता है। प्रोब 3 मिशन के 2 अंतरिक्ष यानों में एक संपर्क टूट गया, इस वजह से यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। ठीक है, अब इसको क्यों स्टैब्लिश किया गया, तो जो सन है ना उसका जो कोरोना वाला जो सेगमेंट है उसकी स्टडी करने के लिए प्रोब 3 मिशन को लॉन्च किया गया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। ठीक है ना, जिससे कोरोना जो मास इंजेक्शन होता है उसको समझा जा सके, सूर्य की जो मैकेनिज्म है उसको यहाँ पे समझा जा सके, तो बहुत सारा पर्पज इसका यहाँ पर था। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि इसका पर्पज़ क्या था, तो मैंने आपको आसानी से बता ही दिया कि इसका पर्पज़ क्या है। रोबोटिक जांच द्वारा क्षुद्र का पट्टी का अध्ययन करना, 2 उपग्रह की सटीक फॉर्मेशन फ्लाइंग प्रदर्शन करके कृत्रिम सूर्य ग्रहण बनाना, तो डेमोन्स्ट्रेट प्रिसीजन फॉर्मेटिंग फ्लाइंग बिटवीन द 2 सैटेलाइट एंड क्रिएट आर्टिफिशियल एक्लिप्स। ठीक है, तो ये भी इसका यहाँ पे पर्पस था। ठीक है, लॉन्च रियूजेबल रॉकेट, ये नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा, तो सही कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो बी ऑप्शन है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही, मिलते हैं। थोड़ा सा तबीयत भी ठीक हो रही है, डिस्कशन को और हम बेहतरीन करेंगे। क्या है कि तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो सेगमेंट है और जो चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं हो पाई हैं, लेकिन उसे हम और बेहतर करते हैं। थैंक यू।